हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं नाइस और आज लव इज़ नेवर डाई का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करके ज़रूर इस एफ को सुनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको मेरी स्टोरी। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमने उस पार्ट में देखा था कि वांग जी के लिए विंग ने एक सरप्राइज़ रखा था और उसे दिखाने के लिए वो जंगल के बीचों बीच उसे ले गया था। वो उसे पेड़ों के ऊपर की तरफ इशारा करके दिखाता है। वांग जी जब उसे देखता है तो वो पूरा शॉक्ड था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और वो चीज़ थी, वो एक ट्री हाउस थी जिसे वांग जी ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि विंग ने उसके लिए इतनी यूनिक चीज़ किया है जिसे वांग जी ने पहली बार देख रहा है। तो वांग जी तो खुश होगा ही ना। वांग जी विंग को हग कर लेता है और बोलता है कि क्या तुमने मेरे लिए ये सब किया। विंग बोलता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया, बट मैं तुमसे नाराज़ हूँ। और ये बोलकर विंग उस घर के अंदर जाने लगा, मतलब कि ट्री हाउस के अंदर जाने लगा। उसके पीछे पीछे वांग जी जाते हुए बोलता है कि बट तुम मेरे लिए किस वजह से नाराज़ हो, मुझे तो ये बताओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस वजह से नाराज़ हो। विंग अपना मुंह मत फुलाओ ना। विंग बोलता है कि मैं नाराज़ हूँ, मुझसे बात मत करो। इधर वांग जी विंग के पीछे पीछे जा रहा था और बोल रहा था, विंग क्या बात है, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? मैंने अब क्या कर दिया है? मैं तुम्हारे लिए 1 घंटे से वेट कर रहा था। ये तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बोला था, डांटा भी नहीं तुम्हें। तब ये विंग उसकी तरफ मुड़ता है और बोलता है कि तुम उस बेंचाओ के साथ उस दिन बहुत बात कर रहे थे ना, जिस दिन हम घर आ रहे थे। ये सुनकर लान वांग जी बोलता है कि वेन चाओ वो तो बाय बोल रहा था, गुड बाय। और तभी विंग बोलता है कि हाँ गुड बाय बोल रहा था। इतना क्लोज और इतनी बातें कर रहे थे हंस हंस के उसके साथ। लान वांग जी बोलता है कि विंग मैं उससे हंस हंस के बात नहीं कर रहा था, वो ही कर रहा था हंस हंस के। और तभी विंग अपनी मुंह फुलाते हुए बोलता है कि ठीक है, अच्छी बात है, आजकल तुम बहुत ज़्यादा हंस हंस के लोगों के साथ बात करने लग गई हो ना, बट मेरे साथ तो नहीं करते। ये सुनकर वांग जी बोलता है कि विंग मैं करता हूँ ना। और फिर विंग दरवाज़ा खोल के घर के अंदर गया। वांग जी जब घर के अंदर जाता है वो देखता है कि चारों ओर वांग जी की फेवरेट चीज़ें रखी हुई है हर तरफ, और सैंडलवुड की खुशबू भी है। इतना अच्छा लग रहा है, माहौल इतना अच्छा है, वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी देखता है कि दीवार पे उसकी फ़ोटो भी लगी हुई है, मतलब कि ड्राइंग करके, ठीक है। तब तो फ़ोटो खींचने वाला कैमरा नहीं था ना। और फिर वांग जी बोलता है कि विंग अरे वाह, तुमने तो बहुत प्यारे से घर को सजाया है, कितना अच्छा लग रहा है। तभी विंग बोलता है कि अगर बेंचाओ होता तो और भी ज़्यादा अच्छा करता। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखकर बोलता है कि क्या तुम मुझे चिढ़ाना बंद नहीं करोगे। और तभी विंग बोलता है कि नहीं, तुम तो हंस हंस के बात कर रहे थे ना। और तभी वांग जी बोलता है कि क्या तुम उस बात को लेकर मुझे पूरी ज़िंदगी ऐसे ताने मारते रहोगे। तभी विंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं कौन सा तुम्हें ताने मारने वाला हूँ, वैसे तो सब कुछ तो वेन चाओ कर सकता है ना। ये सुनकर वांग जी विंग को मारने लगता है, मुक्का मारने लगता है और बोलता है कि तुम तब से मुझे ऐसे बोल रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और ये बोलकर विंग बोलता है कि तुम तो चले जाओगे ना, तुम्हें तो वेन चाओ पसंद है। ये सुनकर वांग जी अपना मुँह फुला लेता है और बोलता है कि तुम तब से वेन चाओ को लेकर मुझे इतना ज़्यादा ताने क्यों मार रहे हो। और तभी विंग बोलता है कि तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है उसके लिए, अरे वाह, क्या वो तुम्हारा इतना क्लोज पहुंच गया। और तभी वांग जी उससे एक आँख छोटी करके देखने लगता है और फिर विंग बेड में बैठ गया और बोलता है कि ठीक है, वैसे भी मेरे लिए सारे गुस्सा है ना। और उसके साथ हंस हंस के बात। और तभी वांग जी उसके पास जाता है और बैठ जाता है और बोलता है कि विंग गलत मत समझो ना, वो बस दोस्त है, बचपन से हम दोस्त हैं, तुम गलत क्यों समझ रहे हो। और तभी विंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि लेकिन मैं नाराज़ हूँ, मेरा दिल तो नहीं मान रहा है ना। तभी विंग को वांग जी बोलता है कि ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगी। और बताओ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम जो बोलोगे ना मैं वही करूँगा, तुम एक बार बोलो तो विंग। और तभी विंग बोलता है कि ठीक है, तो मुझे 122 किस चाहिए। यह सुनकर वांग जी उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। वांग जी उसे बोलता है कि विंग 122 किस, तुम पागल हो क्या, 122 किस। और तभी विंग बोलता है कि ठीक है 25। और ये सुनकर वांग जी बोलता है कि 25, तुम बढ़ा रहे हो क्या। और तभी विंग बोलता है कि ठीक है 30। ये सुनकर वांग जी चुप हो जाता है और बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और तभी विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्यों नहीं कर सकता,
तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो 130 किस देने में तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। ये सुनकर वांग जी बोलता है कि तुम कितने बदमाश हो गए हो। और तभी विंग बोलता है कि तो एक और शर्त है। और तभी वांग जी बोलता है कि एक और शर्त? मैं कोई शर्त नहीं मानने वाला। अगर तुम नहीं मानोगे ना तो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये सुनकर वांग जी बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मत जाओ ना, अभी अभी तो मिले, थोड़े बात तो करो ना। ठीक है, तुम्हारा हर शर्त मानूंगा, अब बोलो एक और शर्त, वो कौन सा शर्त है। और तभी विंग मुस्कुरा के बोलता है कि तुम्हें हर एक किस को मुझे 15 मिनट तक करना पड़ेगा। ये सुनकर वांग जी बोलता है कि विंग, और वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम कितने बदमाश हो। और फिर विंग अपने पेट पकड़ के हंसने लगता है और बोलता है कि डर गए ना तुम, डर गए ना। और ये सुनकर वांग जी अब उसकी तरफ देखने लगा गुस्से से। विंग बोलता है कि लंचा, मैं मजाक कर रहा था। और फिर वो लानवांग जी के हाथ पकड़कर बेड में बिठा लेता है और उसे कस के हक कर लेता है और उसकी शोल्डर पर अपनी फेस को रखता है। वांग जी उसको बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, वांग जी खिड़की के बाहर देख रहा था। और तभी विंग उसे बोलता है कि लंचा, मैं मजाक कर रहा था ना, और वैसे भी अगर हम किस करेंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना। और तभी वांग जी बोलता है कि प्रॉब्लम नहीं होगा, बट तुम मुझे गलत समझ रहे हो। और तभी विंग बोलता है कि ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, माफ़ कर दो प्लीज़। और तभी वांग जी उसकी तरफ मुड़ता है और बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी। और तभी विंग बोलता है कि वैसे भी का मतलब क्या है, तुम्हें 130 किस देना पड़ेगा, तुम मत समझो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ऐसे। और तभी वांग जी बोलता है कि क्या ये तुम्हें सच में चाहिए। और तभी विंग बोलता है कि सच में। और फिर वो वांग जी को लेकर बेड में लेट जाता है। सीन चेंज हो जाता है, हमें लैन सिचन को दिखाया जाता है। अब बेन रोहान और बेन चाओ वहाँ से शादी की बात करने के बाद वहाँ से चले गए थे। इधर लैन सिचन अपने चाचा से बात करने के लिए वो चाचा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि चाचा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी लैन चरण बोलता है कि मुझे भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। ये सुनकर लैन सिचन बोलता है कि आपको मुझसे कौन सा बात करना है। तभी लैन चरण बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, क्योंकि हमारा यह लोहा हरकत में आ रहा है। ज़रूर आसपास कोई डेमोनिक शक्ति, डेमोनिक पावर इसे सिग्नल दे रहा है, और मुझे लग रहा है कि आसपास कोई दूसरा यन लोहे का टुकड़ा भी है, इसीलिए तुम्हें निकलना होगा। ये सुनकर लैन सिचन बोलता है कि मुझे निकलना होगा। और तभी लैन चरण बोलता है कि तुम ही कर सकते हो, तुम्हें ही करना होगा। अगर मैं चला गया तो इस कबीले के स्टूडेंट्स को कौन संभालेगा, तुम्हें अकेले जाना होगा। अगर तुम चाहो तो वांग जी को भी साथ ले सकते हो। तभी लैन सिचन बोलता है कि लेकिन मुझे जाना कहाँ होगा। तभी लैन चरण बोलता है कि जिबुचुन, मेरी बात सुनो, कुछ डेमोनिक पावर्स की वजह से हमारी यह लोहा अपने हरकत में आ रहा है। वो बार बार अजीब सी आवाज़ कर रहा है उस कमरे से। कल भी मुझे एक अजीब सी आवाज़, चीखने चिल्लाने की, बच्चे के रोने की, औरतें की, सबकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। मुझे लग रहा है कि अब यहाँ लोहा जागृत हो रहा है। ये सुनकर लैन सिचन बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। 100 साल से वो यहाँ लोहा ऐसे ही पड़ी हुई है, और फिर आज वो ऐसा क्यों करेंगे। और तभी लैन चरण बोलता है कि 100 साल पीछे वाली घटना फिर से दोहराया तो मुझे डर लग रहा है, यहाँ लोहा हरकत में आ रहा है, तुम्हें कुछ करना होगा। लैन सिचन बोलता है कि बट मैं क्या करूँ। और तभी लैन चरण बोलता है कि तुम्हें निकलना होगा। आसपास के गांव में खोज लो कि कहाँ पर कोई डिमोनी पावर वाली बात घटी है कि नहीं है, कुछ घटना घटी है कि नहीं, कुछ अनहोनी घटना जो पहले कभी नहीं घटी। तुम्हें ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे देना होगा लाकर। और ये सुनकर जेबुचन बोलता है कि तो फिर क्या मुझे जाना होगा। और तभी लैन चरण बोलता है कि हाँ, तुम्हें जाना होगा, क्योंकि मेरे पास और कोई अवसर नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं भेजना चाहता था, बट तुम्हें जाना होगा। और तुम चाहो तो वांग जी को भी साथ ले जाओ, बट तुम्हें जाना होगा। और ये सुनकर जेबुचन बोलता है कि नहीं, मैं वांग जी को नहीं ले जाऊँगा, मैं अकेला जाऊँगा कुछ डिसिपल्स को लेकर। ये सुनकर लैन चरण बोलता है कि जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम चाहो तो जा सकते हो वैसे। और तभी लैन सिचन बोलता है कि जब तक मैं वापस ना आऊँ
प्लीज़ आप वांग जी की शादी किसी से मत करवाइएगा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है उससे पहले। ये सुनकर लैंचरन बोलता है कि वो सब बातें बाद में, तुम अभी निकलो, तुम्हें अभी की अभी जाना चाहिए। ये सुनकर जय बच्चन बोलता है कि ठीक है, मैं निकलने की तैयारी करता हूँ, और जय बच्चन वहाँ से चला गया। सीन चेंज हो जाता है, हमें वांग जी और विंग को दिखाया जाता है। अब शाम हो गई थी। वांग जी और विंग बेड में एक दूसरे की बाहों में सो गए थे, और वांग जी की लिप्स को देखकर पता चल गया था कि वांग जी को विंग ने कितना किस किया है, बहुत सारा किस किया है, 130, वो भी 15 मिनट तक। और तभी वांग जी की नींद खुलता है। वांग जी अपनी आंखें को खोलता है धीरे धीरे, और उसके बाद वो देखता है कि वो विंग की बाहों में, विंग के सीने में सिर रखकर सो रहा था। उसे अच्छा लगता है, विंग की धड़कन उसे सुनाई दे रही थी, और फिर वो अपने सिर को ऊपर उठाता है और वो विंग को देखने लगा। विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, वो सो रहा था, इतना क्यूट लग रहा था मानो कि क्यूट सा बेबी बनी सो रहा है, इतना क्यूट लग रहा था। वो वांग जी ना विंग के नोज़ को टच करता है और स्माइल करने लगा, और फिर वो विंग के चिक्स को टच करता है, और फिर वो विंग की आंखों को टच करने लगा, विंग के कानों को, विंग की बालों को, ऐसे करके वो विंग के लिप्स को टच करने जा रहा था। और तभी विंग उसके हाथों को पकड़ लेता है, और फिर विंग उसे बोलता है कि नॉटी कहीं के, क्या तुम मुझे सोने भी नहीं दोगे? और ये सुनकर वांग जी बोलता है कि वो मैं तो बस देख रहा था कि तुम सोए हो या फिर जाग रहे हो। और तभी विंग बोलता है कि अब मैं जाग गया हूँ, चलो मुझे फिर से सुलाओ। ये सुनकर वांग जी बोलता है कि फिर से सुलाओ, तुम पागल हो क्या? शाम हो गई है, देखो अब हमें घर जाना चाहिए। और तभी विंग वांग जी को बेड में पटक देता है, उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है कि शाम तो हो गई है, बट मुझे कुछ चाहिए। और ये बोलकर वो वांग जी की क्लोज जाने लगा, और तभी वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी अपनी आंखें बंद कर लिया था, और विंग ना उसे देखकर स्माइल कर रहा था। तभी विंग वांग जी की लिप्स पर किस करता है। विंग की सॉफ्ट लिप्स वांग जी महसूस कर पा रहा था। वांग जी अपना मुंह खोलता है, और विंग वांग जी की लोअर लिप्स को बाइट करते हुए उसे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पैशनेटली किस कर रहा था। वांग जी भी किस बैक करने लगता है, वांग जी को भी अच्छा लग रहा था। वो लोगों ने बहुत टाइम किस किया है, आज पूरा दिन सिर्फ किस ही हुआ है उन दोनों के बीच। 130 किस कम है क्या ये? और फिर वांग जी विंग को हग कर लेता है, और फिर उसकी बालों को सहलाते हुए किस करने लगा। वो दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे, वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। थोड़ी देर ऐसे किस करने के बाद विंग वांग जी की रूप्स के अंदर अपने हाथ को एंटर करता है। इसके मतलब कि इसके चलते जो कि विंग उसके अंदर मतलब कि हाथ को एंटर कर रहा था ना, उसकी स्किन को टच कर रहा था, तो वांग जी की जो पूरी बॉडी है ना वो जार्क हो गई, मतलब कि वो पूरा कांपने लगा। विंग की टच, पहली बार विंग उसकी स्किन को इतनी टच कर रहा है, इतना अपने हाथों से, मतलब कि पहली बार वांग जी की स्किन को विंग टच कर रहे थे। उसे तो अजीब लगेगा ना थोड़ा बहुत, उसे अच्छा भी लग रहा था। विंग की हाथ वांग जी की पूरी बेली पर, वांग जी की पूरी बेली पर विंग फैला रहा था उसके हाथों को, इधर एक बार उधर, एक बार इधर, वांग जी की कमर को स्क्वीज कर रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना कि मतलब मानो कि वो हेवन में है, इतना अच्छा लग रहा है उसको। और फिर उसकी बेली बटन को टच करता है, और उसके बाद धीरे धीरे ना विंग ऊपर जाने लगा। वांग जी अभी रुक नहीं पा रहा था खुद को, वांग जी विंग के हाथों को पकड़ लेता है, बोलता है कि विंग ये तुम क्या कर रहे हो? विंग हाँफते हुए बोलता है कि पता नहीं, बट मुझे ये सब करने का मन कर रहा है। ये सुनकर वांग जी की दोनों चिक्स ना पिंक हो जाता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था, भाई विंग इसके साथ क्या कर रहा है, नोटी नोटी हरकत कर रहा है। वांग जी ये सब सोच ही रहा था। तभी ना वांग जी देखता है कि विंग उसकी जो अपर का रोप्स है ना, वो ना वांग जी का जो अपर रोप्स है वो विंग खोल रहा है उसे। वांग जी से देखकर विंग को पूछता है कि विंग तुम क्या कर रहे हो? और विंग ना हाँफते हुए उसकी अपर रब्स को ना खोल देता है। उसकी इनर रब्स को विंग देखने लगा, और फिर वांग जी को देखते हुए बोलता है कि लंचा, क्या मैं इसे खोल दूँ? और ये सुनकर वांग जी की दोनों आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, उसके कान रेड हो गए थे, उसका पूरा चेहरा टमाटर के जैसा रेड हो गया था। वांग जी विंग को बोलता है कि विंग ये तुम क्या कर रहे हो? संभालो अपने आप को, हमें घर जाना होगा, हम ये सब नहीं कर सकते विंग।
और तभी विंग बोलता है कि लेकिन लेकिन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और ये बोलकर वो वांग जी की मतलब कि इनर रोप्स को भी खोलने लगता है। वांग जी की इनर रोप्स को विंग खोल देता है और उसकी चेस्ट ना बाहर आ जाती है। जैसे ही वांग जी की चेस्ट बाहर आती है ना, तो विंग ना आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी चेस्ट को देखने लगा, उसके निप्पल्स को देखने लगा। ये देखकर ना वांग जी को और भी ज़्यादा शाय फील हो रहा था, उसे बहुत शर्म आ रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, वो ऐसा नहीं देख पा रहा था, वो विंग को रोक भी नहीं पा रहा था। मतलब कि उसे पसंद आ रहा है कि विंग उसे ऐसे देख रहा है, ऐसे टच कर रहा है। फिर विंग ना उसके चेस्ट को टच करने लगता है। धीरे धीरे ना वो उसकी एक चेस्ट को टच करता है और उसकी निप्पल्स को अपनी फिंगर से टच करता है और उसके बाद उसके दूसरे चेस्ट को भी टच करता है। इधर हमारे वांगची को पता नहीं क्यों एक अजीब सा फील उसे हो रहा था और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब विंग उसे टच कर रहा था ना, उसकी हर एक टच वांगजी को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो अपने मुंह खोल देता है और गहरी गहरी सांसें भरने लगता है। उसकी चेस्ट ना अप एंड डाउन हो रहा था। उसे देखकर ना विंग और भी पागल हो रहा था। उसकी जो फेस है वो रेड हो गई थी। उसकी मतलब कि पूरी बॉडी, वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेता तो पूरी बॉडी ना अप एंड डाउन हो रहा था। उसे अच्छा लग रहा था वांग जी को ऐसे देखकर। वांग जी बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था, इतना हॉट लग रहा था ना कि विंग अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। और विंग अचानक ही वांग जी की निप्पल्स को अपनी मुंह में ले लिया और उससे लिक करने लगा अपने टंग से। और ये जो फीलिंग था वांग जी को पूरा बदल दिया था। वांग जी को एक अजीब सा फील हो रहा था, प्लेजर मिल रहा था, अच्छा लग रहा था उसे। मतलब कि इतना अच्छा लग रहा था कि मानो कि वो हेवन में है। वांग जी चुपचाप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ विंग की उस लिक को फील कर रहा था। मतलब विंग ना बुरी तरीके से लिक कर रहा था, पूरा उसकी पूरा चेस्ट को लिक कर रहा था। एक बार इस निप्पल को तो एक बार दूसरे निप्पल्स को वो लिक किए जा रहा था। तभी अचानक ही विंग वांग जी के ऊपर से उठता है और अपने सिर को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। और फिर अचानक ही वो अपने मन में बोलता है कि ये मैं क्या कर रहा था। और फिर वो एक स्पेल पढ़ता है और उसके बाद वो वांग जी की बगल में लेट गया। वांग जी अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि विंग उसके ऊपर अब नहीं है, विंग उसकी बगल में लेट गया है। इसे देखकर वांग जी उसकी तरफ घूमता है और बोलता है कि विंग तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। विंग अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। वो वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि लंचा मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा था। और तभी वांग जी बोलता है कि बट तुम रुके क्यों। और ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखने लगा। विंग बोलता है कि इसका क्या मतलब है, रुके क्यों। और तभी वांग जी उसे बोलता है कि मुझे अच्छा लग रहा था, और क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। और ये सुनकर विंग उठकर बैठ जाता है और बोलता है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता है मैं क्या करने जा रहा था। तभी वांग जी बोलता है कि पता है, बट तुम रुके क्यों। और ये सुनकर विंग उसकी रोप्स को देखने लगा। उसकी चेस्ट अभी भी दिखाई दे रही थी। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है कि अपनी रोप्स को ठीक करो। वांग जी ठीक करने के बजाय ना अपनी इनर रोप्स को और भी अच्छे से खोल देता है। इसे देखकर ना विंग बोलता है कि लंचा तुम पागल हो गए हो क्या, मैंने बोला ना ठीक करो। लन वांग जी बोलता है कि मुझे नहीं आता ठीक करना। और फिर विंग बोलता है कि ठीक है। और फिर विंग उसकी रोप्स को पहना देता है, फिर से पहले का जैसा कर देता है जैसा पहले था। ये देखकर वांग जी बोलता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। और तभी विंग बोलता है कि मजाक, मैं मजाक क्यों करूँगा लंचा। और तभी लन वांग जी बोलता है कि तुमने मुझे प्यार क्यों नहीं किया, तुम तो मुझे प्यार कर रहे थे ना। और ये सुनकर विंग बोलता है कि तुम इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो। और तभी लन वांग जी वहाँ से उठ जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ। और तभी विंग उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि कहाँ जा रहे हो तुम, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने तुम्हें क्या बताया, ये सब हम नहीं कर सकते लंचा। और तभी लन वांग जी बोलता है कि क्यों नहीं कर सकते, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। और तभी विंग बोलता है कि मैं तो मेरे लंचा को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट हम अभी ये सब नहीं कर सकते, ये सब शादी के बाद करते हैं बेबी, ये सब अभी नहीं करते हैं। ये सुनकर लन वांग जी उसके दोनों हाथों को छुड़ा लेता है और बोलता है कि तुम बहुत अजीब इंसान हो। फिर विंग बोलता है कि अजीब इंसान, अच्छा ठीक है, तो एक बार शादी होने दो, उसके बाद पूरी रात ना मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। ये सुनकर वांग जी की दोनों चिक्स फिर से पिंक हो जाता है और बोलते हैं कि सिमलेस। और फिर वो नीचे जाने लगा। विंग भी उसके पीछे पीछे नीचे आता है। विंग देखता है कि अंधेरा थोड़ा थोड़ा हो गया है, रोशनी बस थोड़ी बची है, अब रात होने वाली है। तभी विंग बोलता है कि लंचा चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ।
तभी लान वांगजी बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। विंग हंसने लगा। वांगजी उसके आगे आगे जाने लगा, विंग पीछे पीछे जाने लगा। वांगजी को लैंड मैंसन में पहुंचाने के बाद विंग वहां से चला गया और अपने घर चला गया। इधर वांगजी अपने रूम में आता है जिंगसी में। वो जिंगसी के अंदर जाकर चुपचाप बैठ जाता है और वो विंग के लिए बोल रहा था, उल्लू कहीं का, एक नंबर का उल्लू, मुझे मुझे ये सब करके। उसके बाद वो शांत हो गया। वो बहुत बहुत बुरा है, ये सब वांगजी बोल रहा था। इधर वांगजी की नज़र टेबल पर जाती है जहाँ पर एक पर्ची रखी हुई थी। वांगजी उस पर्ची के पास जाता है और उसे खोलता है। उसके अंदर एक लेटर था जिसे लैन सिचेन ने वांगजी के लिए छोड़ा था। वांगजी उस लेटर को पढ़ने लगा। उस लेटर में लिखा हुआ था कि वेन रोहान और वेन झाओ यहाँ पर लैंड मैंसन में आए थे और वो अंकल लानचरण से शादी के बारे में बात कर रहे थे। अंकल लानचरण ने तुम्हारी और वेन झाओ की शादी फिक्स्ड कर दी है। मैं जब तक वापस नहीं आता तब तक तुम चुप रहना। मेरी वापस आने के बाद मैं अंकल से बात करूंगा। मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। वांगजी, अपना ध्यान रखना और इस बारे में चिंता मत करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है कि तुम और विंग एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। मैं तुम दोनों को अलग होने नहीं दूंगा। तुम चिंता मत करो, ये शादी कभी नहीं होगी। अंकल ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि जब तक मैं नहीं लौटूंगा तब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी। वांगजी ये सब पढ़ने के बाद उसे बहुत ज़्यादा चिंता होने लगता है और वो चाहता था कि वो विंग को भी ये सब बातें बताए। इसीलिए वो विंग को चिट्ठी लिखता है। विंग, क्या तुम 2 दिन के बाद मुझसे मिल सकते हो? मुझे पता है कि ये बहुत जल्दी हो रहा है, हम जल्दी मिल रहे हैं, बट मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या तुम मुझसे 2 दिन बाद मिल सकते हो विंग? और ये चिट्ठी लिखकर वो विंग को सेंड कर देता है। अगले दिन विंग का चिट्ठी आता है। उसमें लिखा हुआ था, मैं ज़रूर मिलूँगा। अगर तुमसे ज़रूरी बात करनी है तुम्हें मुझसे तो ठीक है, हम 2 दिन बाद मिलेंगे, उसी टाइम में और उसी जगह में, हमारी प्यारी सी घर में। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है, बोलता है कि तुम्हें ये सब बात बताना बहुत ज़रूरी है विंग। और फिर वो चिट्ठी को अपने तकिए के नीचे रख देता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें विंग को दिखाया जाता है। वांगजी के साथ वो 2 दिन बाद फिर से मिलने वाला है, इसीलिए वो वांगजी के लिए कुछ तोहफा बना रहा था। इधर जियांग फेंगमियान विंग के पास आता है और बोलता है कि विंग बेटा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर विंग खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अंकल, क्या बात करनी है? और तभी जियांग फेंगमियान, मतलब कि विंग का अंकल, वहाँ पर आकर बैठ जाता है और फिर वो विंग को बोलता है कि बैठो बेटा। उसके पीछे पीछे जियांग चैंग और मैडम यू भी आई थी। मैडम यू और जियांग चैंग भी वहाँ पर आके बैठते हैं। तभी जियांग फेंगमियान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है वेन फैमिली कैसा है? ये सुनकर विंग बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वेन फैमिली तो अच्छे हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, उसका बिहेव, उन लोगों का बिहेव अच्छा है। वेन चाओ और वेन निंग, वेन चिंग और वेन रोहान, वो सब बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर जियांग फेंगमियान बोलता है कि क्या उनके घर में रिश्ता करना अच्छा होगा? तभी विंग उन सब के चेहरे की तरफ देखने लगे। विंग को समझ ही नहीं आ रहा था, रिश्ता, कौन सा रिश्ता भाई? फिर जियांग फेंगमियान बोलता है कि बेटा, मुझे एक बात बताओ कि वेन किंग वो कैसी लड़की है? ये सुनकर विंग बोलता है कि वेन किंग तो बहुत ही अच्छी लड़की है, आप उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? तभी जियांग फेंगमियान बोलता है कि दरअसल मैं सोच रहा था कि जियांग चैंग की अब उम्र बढ़ गई है, अब उसकी शादी की उम्र हो गया है, तो मैं सोच रहा था कि उसके लिए एक अच्छे से लड़की ढूंढकर शादी करवा दूँ। और जियांग चैंग ने बोला कि वो वेन किंग को लाइक करता है। ये सुनकर विंग बोलता है कि क्या जियांग चैंग, तुम उसे लाइक करते थे? तुमने मुझे नहीं बताया। तभी जियांग चैंग बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था, तुम भूल गए। और ये सुनकर विंग उसे एक मुक्का मारते हुए बोलता है कि झूठे कहीं के। और तभी मैडम यू बोलता है कि विंग देखो, तुमसे अंकल बात कर रहे हैं, इसलिए पहले ये बात ख़त्म करो, उसके बाद मजाक करना। जियांग फेंगमियान बोलता है कि बेटा, 2 दिन बाद मुझे किसान जाना होगा इन दोनों के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्योंकि जियांग चैंग नहीं जा सकता, उसे यहीं पर ही रहना होगा। और तभी विंग बोलता है कि 2 दिन बाद ही। और तभी
जियांग फेंगमियान बोलता है कि क्योंकि मैं फ्री हूँ, उसके बाद अगर काम मिल गया ना तो मुश्किल हो जाएगा, काम छोड़ के फिर जाना बेटा। विंग अपने मन में सोचता है कि लेकिन लंचा भी तो मुझसे 2 दिन बाद मिलने वाला है, मैं क्या करूँ, मैं क्या उसे मना कर दूँ? हाँ, एक काम करता हूँ, उसे चिट्ठी लिखकर मना कर देता हूँ। और फिर वो जियांग फेंगमियान को बोलता है कि ठीक है, मैं जाऊँगा। और ये सुनकर जियांग फेंगमियान बोलता है कि ठीक है, तो हम 2 दिन बाद निकल रहे हैं। और ये बोलकर वहाँ से जियांग फेंगमियान और मैडम यू चली जाती है। उसके बाद विंग जियांग चैंग को बोलता है कि चैंग, तुम कितने झूठे हो, तुमने मुझे कब बताया था? और तभी चैंग बोलता है कि मैं तो बताया था, तुम वांग जी के साथ इतना बिजी थे कि तुमने मेरी बात भी याद नहीं रखी। और ये सुनकर विंग उसे एक आंख छोटी करके देखने लगता है और बोलता है कि झूठे कहीं के झूठे। और तभी चैंग बोलता है कि तुम्हें पता है सीजे के साथ जिन जिजुआन की शादी की बात चल रही है, क्या क्या तुम्हें लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करता है? और तभी विंग बोलता है कि मुझे क्या पता, सीजिए ने मुझे कुछ बोला नहीं। और तभी चैंग बोलता है कि पापा ना मम्मी के साथ बात कर रहा था और बोल रहा था कि यालनी के लिए ना जिन जिजुआन बेस्ट है, क्या तुम्हें लगता है वो बेस्ट है? और तभी विंग बोलता है कि वो अच्छा है बस। और तभी विंग अपने पेज को निकालता है जिसमें वो चिट्ठी लिखेगा। और तभी चैंग उसे पूछता है कि क्या तुम ड्राइंग करने वाले हो? और तभी विंग उसे बोलता है कि नहीं, मैं लंचा को चिट्ठी लिखने वाला हूँ। ये सुनकर चैंग उसे बोलता है कि क्यों, तुम उसे चिट्ठी में क्या बताओगे? अब तुम ये बताओगे कि तुम मेरी शादी फिक्स करने के लिए बिन कबीला जा रहे हो। ये सुनकर विंग उसे बोलता है कि नहीं, 2 दिन बाद हम मिलने वाले थे और अब अंकल बोल रहे जाने के लिए उनके साथ, तो वांग जी को तो मना करना पड़ेगा ना। लंचा को मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ ताकि उसे पता चल जाए कि मैं नहीं आ सकता उससे मिलने। और तभी चैंग उसे बोलता है कि ठीक है, तुम चिट्ठी लिखो, तब तक मैं एक बार घूम के आता हूँ। हाँ। और फिर तभी विंग उसे बोलता है कि ठीक है, तुम जाओ। और फिर विंग उसे चिट्ठी लिखने लगता है। फिर सीन चेंज होता है। वेन चाओ लैंड मैंसन में आया था उसकी कुछ डिसिपल्स को लेकर, और जैसे ही वो लैंड मैंसन के अंदर आता वैसे उसे एक इंसान दिखता है जो कि एक लैंड डिसिपल को एक कागज़ की पर्ची दे रहा था। और तभी वेन चाओ उसे पूछता है कि ये क्या है? और तभी वो डिसिपल बोलता है कि ये हांगवन जुन की चिट्ठी है, उसे किसी ने चिट्ठी भेजा है उन्हें और यही हम देने वाले हैं। तभी वेन चाओ उसे बोलता है कि उसे मुझे दे दो। ये सुनकर वो डिसिपल बोलता है कि लेकिन ये तो हांगवन जुन के हैं। और तभी वेन चाओ बोलता है कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ तो मैं उसे दे दूँगा, दो मुझे। और तभी लैंड डिसिपल्स उसे वो चिट्ठी दे देता है और बोलता है कि ठीक है राजकुमार वेन चाओ, आप ये चिट्ठी राजकुमार लैंड को दे देना। ये सुनकर वेन चाओ बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ये चिट्ठी मैं उन्हें दे दूँगा। और तभी वेन चाओ अंदर जाता है और फिर उसका एक क्या बोलते हैं उसे, असिस्टेंट, हाँ असिस्टेंट उसका, तो वो बोलता है कि राजकुमार आपने ये चिट्ठी क्यों लिया, वो लोग दे देते ना, आप ऐसे काम क्यों कर रहे हो, क्या आप इस यहाँ का नौकर हो? और तभी वेन चाओ बोलता है कि ये चिट्ठी किसकी है? और तभी वो जो उसका असिस्टेंट था वो बोलता है कि ये तो हांगवन जुन के है। और तभी वो बोलता है कि मतलब वेन चाओ बोलता है कि हांगवन जुन की चिट्ठी है, तो तुम्हें नहीं लगता ये चिट्ठी मुझे पढ़कर देखना चाहिए कि किसने भेजा है? ये सुनकर वो उसका असिस्टेंट जो था वो बोलता है कि क्या आप इसे खोल कर देखने वाले हो? हांगवन जुन को पता चला ना तो वो आपको मार डालेगा। ये सुनकर वेन चाओ बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे अपने पावर से फिर बिल्कुल पहले जैसा बना दूंगा। वांग जी समझ ही नहीं पाएगा कि इसको पहले खोला गया था। फिर उसे वेन चाओ खोलता है और वो देखता है कि वह विंग का चिट्ठी है। विंग ने चिट्ठी में लिखा था, लंचा मैं तुमसे 2 दिन बाद नहीं मिल पाऊंगा, मैं अपने अंकल के साथ किसान जा रहा हूँ वेन चाओ की और वेन किंग के साथ शादी फिक्स करने के लिए उनका रिश्ता लेकर, इसीलिए मुझे माफ़ कर देना, हम किसी और दिन मिलेंगे, ठीक है? और ये बोलकर विंग ने नीचे बाय लिख दिया है। और तभी वेन चाओ बोलता है कि तो यहाँ पर प्रेम लीला चल रहा है, बट ये चिट्ठी तो वांग जी तक नहीं पहुँचेगा। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर आप इस चिट्ठी के साथ क्या करने वाले हो? तभी वेन चाओ उस चिट्ठी को ना पूरा फाड़ देता है, फाड़ के फेंक देता है और फिर उसे अपनी पावर से ना आग से जला देता है ताकि उसका कोई निशान ही ना रहे। इधर उसका असिस्टेंट बोलता है कि ये क्या किया आपने ये सब, अगर राजकुमार लान को पता चलेगा तो वो आपको सजा देंगे। ये सुनकर वेन चाओ अपने बालों को साइड करते हुए बोलता है कि उसे पता चलेगा तब ना। और फिर वो लोग अंदर जाते हैं।
लैंचरन से वो लोग कुछ बात कर रहे थे। तभी लैंचरन कुछ डिसिपल्स को बोलते कि जाओ, जाकर वांग जी को बुला कर लाओ। फिर वांग जी को कुछ डिसिपल्स बुलाने जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वांग जी वहाँ पर आता है। वांग जी आकर अपने अंकल को बो करता है और पूछता है कि अंकल, क्या आपने मुझे बुलाया? और तभी उसका अंकल बोलता है कि तुम्हें वेन चाओ के साथ किसान जाना होगा। ये सुनकर वांग जी वेन चाओ की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या किसान? और उसे याद आता है कि उसके भाई ने चिट्ठी में लिखा था कि वेन चाओ के साथ उसकी शादी फिक्स्ड कर दिया गया है। और तभी वेन चाओ बोलता है कि वांग जी, तुम्हें मेरे पापा ने इनवाइट किया है। और तभी लैंचरन बोलता है कि देखो बेटा, तुम दोनों की शादी फिक्स्ड हुई है, इसीलिए तुम्हें पहले एक बार जाकर उससे अच्छे से उस जगह को देखकर आना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे रोहन अंकल ने तुम्हें इनवाइट किया है, इसीलिए तुम्हें जाना होगा। तुम उसकी इनविटेशन को ऐसे अपमान नहीं कर सकती। और तभी वांग जी बोलता है कि लेकिन मैं तो। और तभी लैंचरन बोलता है कि लेकिन कुछ नहीं, तुम जाओ। और तभी वांग जी अपने मन में बोलता है कि लेकिन कल तो मैं विंग से मिलने वाला हूँ, और अगर मैं इसके साथ जाऊँगा तो फिर मैं तो कल विंग से नहीं मिल पाऊँगा। और तभी वेन चाओ उसे बोलता है कि वांग जी, तुम चिंता मत करो, हम कल सुबह निकलेंगे, हम रात को नहीं जाएंगे। और तभी वांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम किसी और दिन मुझे नहीं ले जा सकते, क्योंकि कल मुझे थोड़ा। और तभी वांग जी को वेन चाओ बोलता है कि नहीं, पापा ने तुम्हें कल ही बुलाया है। ये सुनकर वांग जी थोड़ा अपसेट हो जाता है। उसे भी बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहा था, और उसके पास विंग का चिट्ठी भी नहीं आया था। इसीलिए वो वेन चाओ को अकेले में बुलाता है और उसे बोलता है कि वेन चाओ, तुम्हें पता है ना कि मैं विंग से कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने ये शादी फिक्स्ड कर लिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रहे हो? और तभी वेन चाओ उसे बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा वांग जी, मैंने अपने फादर को बताया था, मेरे पापा को मैंने बहुत समझाया, बट वो मानने वाला ही नहीं है। वो कह रहा है कि वो तुम्हारे साथ ही मेरी शादी फिक्स करेंगे, इसीलिए मैं और भी जल्दी तुम्हारे पास आ गया। तुम कल मेरे साथ मेरे कबीला चलोगे, और उसके बाद तुम और मैं दोनों मिलकर एक साथ पापा को समझाएंगे और उनसे बात करेंगे और बोलेंगे कि तुम विंग से प्यार करते हो, इसीलिए हम शादी नहीं कर सकते। और हम ये सब पापा को समझा के बोलेंगे। पापा ना मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे, अगर तुम मेरे साथ जाओगे ना और उनको अच्छे से बोलोगे ना तो शायद वो यकीन कर ले। और वैसे भी मुझे तुम्हारे और विंग के बीच में बिल्कुल भी नहीं आना है। तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, और मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता वांग जी। और तभी लन वांग जी बोलता है कि बट मैंने विंग से बात किया था, हम दोनों कल मिलने वाले थे। और तभी वेन चाओ बोलता है कि ठीक है, तो एक काम करना, तुम पहले विंग से मिल लेना, उसके बाद हम जाएंगे, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। तभी वांग जी स्माइल करते हुए बोलता है कि वेन चाओ, तुम कितने अच्छे हो, ठीक है, मैं पहले विंग से मिल लूँगा और उसके बाद हम दोनों जाएंगे किसान अंकल को समझाने के लिए। और तभी वेन चाओ बोलता है कि अंकल, लांचरन को समझाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, कहीं वो तुम दोनों को अलग ना कर दे, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरे डैड को बोल कर ही ये रिश्ता तुड़वा देंगे, कैसा रहेगा आइडिया? और ये सुनकर वांग जी बोलता है कि अच्छा विचार है, ठीक है, तो हम कल विंग से मिलने के बाद किसान के लिए निकल जाएंगे। वेन चाओ अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए वांग जी को एक स्माइल करता है, और फिर वांग जी उसे बो करते हुए वहाँ से चला गया। तभी वेन चाओ उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि इंतज़ार करो, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम कल विंग से मिलने ज़रूर जाओगे, बट तुम्हारा विंग तो तुमसे मिलने नहीं आएगा। और तभी वेन चाओ एक ईबल स्माइल देता है और फिर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी एक पत्थर के ऊपर बैठकर विंग का इंतज़ार कर रहा था। वेन चाओ भी उसके साथ था। वांग जी वेन चाओ को वहाँ पर नहीं ले गया था जहाँ पर विंग और वांग जी ने घर बनाया है, क्योंकि वांग जी उस जगह को वेन चाओ को दिखाना नहीं चाहता है, इसीलिए वो उस पत्थर के ऊपर बैठकर इंतज़ार कर रहा था। उसे पता था कि विंग इसी रास्ते पर ही आएगा और उसके साथ तो विंग की मुलाकात हो जाएगी। वो तकरीबन आधे दिन तक इंतज़ार कर रहे थे, बट विंग का कोई पता नहीं था, क्योंकि विंग ने पहले ही बता दिया था कि वो नहीं आएगा। ये तो हम सबको पता है, बट विंग की ये बातें वांग जी को तो नहीं पता है, क्योंकि वो चिट्ठी वांग जी तक नहीं पहुंचा था। वांग जी को चिंता होने लगा कि वो आया क्यों नहीं। तभी वेन चाओ उसे बोलता है कि थोड़ा बहुत इंतज़ार और कर लो, शायद विंग अभी आ जाए। तभी वांग जी उठ जाता है और बोलता है कि नहीं, अभी तो बहुत देर हो गया है, तो मुझे लगता है कि विंग आज नहीं आएगा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए।
ये बोलकर वांग जी अपने रास्ते में जाने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वेन चाओ समझ गया था कि वांग जी का दिल टूट गया है, क्योंकि वांग जी को विंग से ज़रूरी बात करनी थी, बट विंग आज नहीं आया। उसका दिल तो टूट जाएगा ना। इधर वेन चाओ बहुत ज़्यादा खुश था वांग जी को इतना दुखी देखकर। वो वांग जी के पीछे पीछे जाते हुए बोलता है कि वांग जी अपसेट मत हो, ज़रूर विंग कोई ज़रूरी काम कर रहा होगा, इसीलिए वो नहीं आ पाया है। तभी वांग जी उसकी तरफ घूम कर बोलता है कि शायद। और फिर वांग जी फिर से अपनी तरफ अपने रास्ते में जाने लगा। फिर वो वेन चाओ को बोलता है कि चलो हमें किसान के लिए निकलना होगा। और फिर थोड़ी देर बाद वो किसान जाने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो निकल भी जाते हैं। इधर हमें जियांग फेंगमियान और विंग को दिखाया जाता है, जो दोनों किसान में आए थे वेन कबीले में। उन मतलब कि जियांग चैंग और वेन किंग की जो शादी थी उसका रिश्ता लेकर। बेन रोहान इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश थे और वो तीनों बात कर रहे थे अच्छे से। और वांग जी और वेन चाओ तभी किसान में आते हैं, मतलब कि अब वेन कबीले में वांग जी आ चुका था। वांग जी गाड़ी से उतरता है, वेन चाओ उसे हाथ देता है और फिर वो दोनों महल की तरफ जाने लगे। इधर विंग को याद आता है कि चैंग ने उसे एक तोहफा दिया था और चैंग ने कहा था कि विंग ये तोहफा तुम वेन किंग को देना और उसे बोलना कि मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और तभी विंग को ये बात याद आते ही वो उस तोहफे को अपने हाथों में पकड़ते हुए बोलता है कि वेन किंग कहाँ है। और तभी वो वहाँ से उठ जाता है और अंकल रोहान मतलब कि वेन रोहान को बोलता है कि अंकल रोहान मुझे वेन किंग के साथ कुछ बात करनी थी, और मैं और वो तो दोस्त है, उससे बहुत दिन हो गया, मुलाकात भी नहीं हुई है, तो क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ। तभी वेन रोहान बोलता है कि अभी तो वेन किंग आई थी ना तुम्हारे सामने, तब तुमने बात क्यों नहीं की विंग, ठीक है तुम जाओ। और फिर वो एक डिसिपल को बोलता है कि सुनो, विंग को ले जाओ और वेन किंग का कमरा दिखा दो, वो वेन किंग के साथ कुछ बात करना चाहता है। वो डिसिपल विंग को ले जाने लगा। तभी वहाँ पर वेन चाओ का असिस्टेंट आ जाता है और वो देखता है कि विंग कहीं जा रहा है। और फिर वो डिसिपल जो विंग को ले जा रहा था वो बोलता है कि राजकुमारी वेन किंग का कमरा उस तरफ है, आप मेरे साथ चलिए। ये सुनकर वो असिस्टेंट मतलब कि वेन चाओ का असिस्टेंट वेन चाओ के पास दौड़ कर जाता है और बोलता है कि राजकुमार मुझे आपके साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी वेन चाओ बोलता है कि चुप रहो, तुम देखते नहीं मेरे साथ लान वांग जी है। और तभी वो मतलब कि उसका असिस्टेंट बोलता है कि ये विभूषण को लेकर है। ये सुनकर वेन चाओ थोड़ा साइड में आता है और बोलता है कि बोलो क्या बात करनी है। तभी वो असिस्टेंट बोलता है कि राजकुमार पता है, राजकुमार विंग ना अभी वेन किंग के कमरे में गई है, उसके हाथ में कुछ था, शायद वो उन्हें देने वाला है। ये सुनकर वेन चाओ बोलता है कि अरे वाह क्या बात है, ऊपर वाला जब देता है ना पूरा छप्पड़ फाड़ के देता है, तुम्हें पता है। और फिर वह लान वांग जी को बोलता है कि सुनो वांग जी, चलो ना मैं तुम्हें इस महल को घुमा के दिखाता हूँ। और तभी लान वांग जी बोलता है कि लेकिन अंकल रोहान से बात। तभी वेन चाओ बोलता है कि तुम पापा के साथ बात तो कर सकते हो ना, तो चलो ना प्लीज़, तुम्हें मैं ये महल दिखाना चाहता हूँ घूम के, तो चलो ना मैं तुम्हें घूम के दिखाता हूँ। और तभी वांग जी बोलता है कि ठीक है चलो। और फिर वो दोनों चलने लगता है। वेन चाओ उसे जाते हुए ना हर एक कमरे को दिखा रहा था कि ये पापा का कमरा है और ये देखो यहाँ पर ये वेन किंग का कमरा है, ऐसे दिखा कर जा रहा था, ठीक है। तो तभी वेन किंग का कमरा आता है और बोलता है कि ये देखो ये हमारी राजकुमारी वेन किंग का कमरा है। और तभी वांग जी बोलता है कि और फिर वांग जी आगे जाने लगा। और तभी वांग जी की नज़र खिड़की पर पड़ती है। वो खिड़की पर देखने लगा, वो अंदर देखकर चौंक जाता है, वो पूरा शॉक्ड हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाता है। वो देखता है कि वेन किंग विंग की हाथ पकड़कर उससे कुछ बोल रहा है। ये देखकर वांग जी उस खिड़की के पास जाता है और वो खिड़की के बाहर से देखने लगा। वो देखता है कि विंग और वेन किंग दोनों हंस कर बात कर रहे थे और विंग उसे एक तोहफा देता है। और फिर विंग उसे बोलता है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए। और फिर तभी वेन किंग वहाँ से उसके हाथ से वो तोहफा लेता है। बट वो दोनों क्या बात कर रहे थे वो तो वांग जी को सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो दोनों जो कर रहे थे वांग जी को वो दिखाई दे रहा था। और फिर वेन किंग विंग को अपने चेयर में बैठने के लिए बोलता है। विंग चेयर में बैठ जाता है, वेन किंग भी बैठ जाता है। फिर वो दोनों ना ढेर सारी बात करने लगता है। और तभी इधर बाहर से वांग जी अपने मन में बोलता है कि
क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आए आज इस वजह से? तुम इस वेन किंग से मिलने आए थे? तुमने मुझे झूठ बोला विंग। तुम मुझसे 2 दिन बाद मिलने आने वाले थे ना? तुम्हें झूठे बताए थे। तुम वेन किंग के साथ क्या कर रहे हो विंग? मुझे गुस्सा आ रहा है तुम दोनों पर। और फिर तभी वांग जी की आंखों में आंसू टपकते हुए नीचे गिरता है। वांग जी अपने मन में बोलता है कि विंग, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी जगह नहीं है। क्या तुम बस मेरे लिए नाटक करते हो? क्या तुम इस वेन किंग के लिए मुझसे आज मिलने नहीं आए? क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो? और फिर वांग जी पीछे मुड़ता है और वहाँ से चला गया। इसे देखकर वेन चाओ एक ईबल स्माइल देता है और बोलता है कि काम हो गया विंग, अब तुम्हारा क्या होगा? तुम मेरे और वांग जी के बीच में अब कभी नहीं आओगे। तुम्हारा खेल ख़त्म। और ये बोलकर वेन चाओ वहाँ से चला जाता है। सो फिर गाइस, इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। चलिए अगले पार्ट में क्या होगा? क्या वांग जी को विंग समझा पाएगा कि असल में विंग वेन किंग के साथ क्या कर रहा था? तो चलिए अगले पार्ट में देखते हैं कि अब इन दोनों के साथ क्या होता है। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट लेकर। तब तक के लिए हेल्दी रहना, खुश रहना अपने फैमिली के साथ। बाय बाय।